सर अभी अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ नाउ। लिट वेब की ये तीसरी कड़ी है हमारी जो वेबिनार श्रृंखला है उसकी। इसमें मैं सभी आगंतुक अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आज के कार्यक्रम की शुरुआत के पहले मैं अनुरोध करूंगा लिट वेब की चेयरपर्सन डॉक्टर उषा साहनी से कि वे सरस्वती वंदना के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। डॉक्टर उषा साहनी। आभार सर, सभी का स्वागत। माँ शारदे के श्री चरणों में नमन करने हेतु 4 पंक्तियों से शुभारंभ करना चाहती हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना। धन्यवाद डॉक्टर साहनी। जैसा कि आप सभी को विदित है, लिट वेब की स्थापना एक विशेष प्रयोजन से की गई थी। इसकी पृष्ठभूमि और इसके पीछे जो हमारा सोच रहा है, ये आभासी मंच जो हमने यहाँ विकसित किया है, इसके बारे में डॉक्टर उषा साहनी जो इसकी चेयरपर्सन है, जो मूलतः मेरठ में इस समय कार्य कर रही हैं, शहीद मंगल पांडे पीजी गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेजी विभाग की व्याख्याता हैं, स्वयं भी साहित्य की विभिन्न विधाओं में नियमित रूप से लिख रही हैं। अभी कुछ ही समय पहले इसी कोरोना काल में उनका एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। पिछले वर्ष उनका एक कथा संग्रह प्रकाशित हुआ जिसमें 4 दीर्घ कथाएं, जो सत्य कथाएं, जीवन के आसपास जो घटना घटी हैं उनको किस तरह से उन्होंने कथा के ताने बाने में बुन करके उस दीर्घ कहानी, लंबी कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया, उसका एक संग्रह आपका प्रकाशित हुआ। शेक्सपियर आपके प्रिय नाटककार हैं जिन पर आपने अपना शोध प्रबंध लिखा, वो पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है और 2018 में जयपुर में अखिल भारतीय मीडिया शिक्षक सम्मेलन में आपकी एक आलोचना की पुस्तक, जिसमें साहित्य, मीडिया और संस्कृति इससे जुड़े हुए निबंधों का संकलन है, प्रकाशित हुए हैं। तो मैं डॉक्टर साहनी से अनुरोध करूंगा कि वे आज के हमारे इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि, जो काव्य गोष्ठी हमने आयोजित की है, इसकी पृष्ठभूमि की जानकारी दें और उसके बाद विधिवत कवियों का परिचय करा करके उन्हें हम काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करेंगे। डॉक्टर उषा साहनी। धन्यवाद सर, हर्षित हूँ कि इस मंच से जुड़ सकी हूँ। आशीर्वाद प्रोफेसर श्री संजीव भानावत जी का। साथ ही ये जो संकल्पना है, ये पहली एक संकल्पना हमारी वेबिनार सीरीज जो कम्युनिकेशन टुडे, जो कि हमारा एक क्वार्टरली मीडिया जर्नल है, उससे शुरू हुआ। पहले हमने उसमें एक श्रृंखला शुरू की जिसमें हम अभी तक सफलतापूर्वक 13 वेबिनार्स कर चुके हैं। 14वीं वेबिनार हमारी 17 दिसंबर को तय हुई है। वहीं से ये एक ख्याल आया कि जब हम समसामयिक विषयों पर चर्चा कर रहे हैं और बहुत खूबसूरती से उन विषयों को इस तरह से सामने ला पा रहे हैं जिसकी आवश्यकता है इस समय में, जबकि हम एक दूसरे के साथ पर्सनली नहीं आ सकते, तो इस मंच का हम फायदा उठा रहे हैं। उसी श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए ये भी आया कि क्यों ना हम साहित्य के क्षेत्र में ऐसा कुछ करें, जो कि बहुत बार चर्चा करते वक्त ये भी चीज सामने आती है कि लिखित चीजें उतनी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो क्यों ना इस मंच का हम फायदा उठाएं और सभी एक दूसरे से मिलकर जुड़ करके अपने भावों को प्रदर्शित कर सके, श्रवण कर सके। इस हेतु इस श्रृंखला का शुभारंभ किया गया, जिसकी पहली जो वेबिनार थी उसमें एक युवा रचनाकार स्वास्तिक साहनी की नॉवल स्ट्रैंगल्ड थ्रेड्स का ऑनलाइन रिलीज किया गया, जिसमें हमारे साथ अभी जो प्रोफेसर केजी सुरेश हैं, पत्रकारिता विश्वविद्यालय की वीसी हैं, समय निकालकर इसमें भी जुड़े हुए हैं, उनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। और उसी वेबिनार के माध्यम से पता चला कि आपकी सुपुत्री, जो कि बहुत ही छोटी हैं अभी, वो भी एक
महान कवि बनने की कतार में हैं, और आशीर्वाद हमारा भी और सर का तो है ही। इसी तरह हमारे साथ विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए, क्षेत्रों से मेरा मतलब है जो कि सर्विस में भी हैं, जो गृहिणी भी हैं, और व्यावसायिक तौर पर भी बहुत सफल हैं। ऐसे लोग भी हैं जो अपना व्यवसाय चला रहे हैं, साथ में साहित्य में रुचि रखते हैं, और छात्र छात्राएं तो हैं ही। तो इस मंच को हमने इस आशा से स्थापित किया कि सभी तरह के जो विचार हैं, सभी तरह के जो लोग हैं, वो अपनी भावनाओं को हम तक पहुंचा सके। और ये भी तय है कि जिंदगी की भागती दौड़ती जो कश्मकश है, उसके साथ हमारे हृदय से जुड़ी हुई भावनाएं हमेशा एक दूसरे के साथ साझा होती रहनी चाहिए। और इस मंच का हम पूरा प्रयोग करते हुए उन सभी कवियों को आज यहाँ एकत्रित कर पाए हैं। आगे की कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं प्रोफेसर संजीव भानावत जी को मंच सौंपती हूँ। प्रोफेसर संजीव भानावत। उन्हें एक बार धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर उषा ने बताया कि हमारा ये मंच मूलतः है साहित्य की विभिन्न विधाओं में जो मित्र काम कर रहे हैं, बल्कि यूँ कहूँ कि साहित्य, समाज और संस्कृति से जुड़े हुए विषयों पर एक संवाद और विचार विमर्श की निरंतरता को बनाए रखने के लिए पैंडेमिक के दौर में जब आवागमन एक सीमा तक सीमित हो गया है, तो हम इस गतिविधि को सुचारू रूप से चलाए रखें, इस दृष्टि से आयोजन किया गया। लिटवेब एक ऐसा आभासी मंच है जिसके माध्यम से हम चाहते हैं कि वरिष्ठ और युवा रचनाकार एक साथ एक मंच पे आएं, अपने अनुभव, अपनी रचनाओं को शेयर करें, और इसके माध्यम से हम एक दूसरे को जाने पहचानें। यह आयोजन मेरठ के प्रमुख व्यवसायी और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहे श्री प्रीतीश कुमार सिंह के सानिध्य में हो रहा है। वे अपनी कविताएं भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आज के कार्यक्रम की शुरुआत, जैसा डॉक्टर साहनी ने कहा कि हमारे बीच में देश के प्रख्यात मीडिया विशेषज्ञ और वर्तमान में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के.जी. सुरेश, जिनका दूरदर्शन के साथ साथ अनेक प्रमुख मीडिया हाउसेस के साथ भी जुड़ाव रहा है, पीटीआई जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के साथ आपने काम किया, देश विदेश का व्यापक आपने भ्रमण भी किया। संयोग से जिस तरह की एक प्रतिभा और बहुआयामी व्यक्तित्व के.जी. सुरेश जी का रहा, उन्हीं के पदचिन्हों पर उनकी पुत्री नव्या सुरेश, वो भी इसी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, और हमारे ही इस मंच पे यह उनकी उपस्थिति हमेशा बनी रही, उनका मार्गदर्शन भी बना रहा। उन्हीं से मैं जब जानकारी मिली तो हमें लगा क्यों नहीं लिट वेब की इस पहली काव्य गोष्ठी की पहली कवित्री के रूप में हम नव्या को यहाँ आमंत्रित करें, क्योंकि ये बच्चे कर्णधार हैं हमारे देश और साहित्य के आने वाले समय में। तो हम भी ये देखें, समझे, महसूस करें कि नई पीढ़ी किस तरह से आज के परिवेश में सोच रही है। नव्या भी 12वीं क्लास की विद्यार्थी है, एमआईटी इंटरनेशनल नोएडा में अपना अध्ययन कर रही हैं, और अच्छी बात तो यह है कि वो हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समान अधिकार से लिखने में सक्षम हैं। जो गुण प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी में है, मूलतः केरल के हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस धारा प्रवाह ढंग से वो हिंदी बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके व्यक्तित्व की छाप भी उनकी पुत्री पर पड़ी है। और लेकिन आज वो अपनी कविताएं अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत कर रही हैं। नव्या का जो व्यक्तित्व है, अभिरुचियां हैं, वो भी बहुत व्यापक है। काव्य लेखन के साथ साथ, या यूँ कहूँ कि काव्य साधना के साथ साथ हिंदुस्तानी वोकल, शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न म्यूजिक दोनों में इनकी रुचि रही है। और अभी स्कूल स्तर पर ही इनकी कविताओं का असमी भाषा में अनुवाद, मुझे लगता है कि ये भी एक किसी किशोर कवि कवित्री के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उनकी रचनाओं का दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। और इससे भी आगे की बात ये कि इनकी कविताओं पे नृत्य नाटिकाएं भी प्रस्तुत की गई हैं। तो एक ऐसी होनहार कवियत्री आज हमारे बीच में है। क्योंकि इनको इसके बाद उनकी ऑनलाइन क्लास है, इसलिए मैं ज़्यादा समय लिए बिना नव्या से ये अनुरोध करूंगा कि वे इस मंच पर अपनी कविता प्रस्तुत करें। और साथ ही प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी का भी स्वागत करता हूं, जिनकी उपस्थिति
न सिर्फ उनकी बिटिया को प्रोत्साहित करेगी बल्कि हम सब के लिए भी एक प्रेरणा और मार्गदर्शन का आधार बनेगी। नव्या सुरेश, बेटा अनम्यूट कीजिए पहले। नव्या सुरेश अनम्यूट कीजिए आप। और क्या हुआ, कुछ तकनीकी समस्या हो गई? Navya, if you can listen, kindly unmute yourself. Yeah, and let us see your lovely face as well. Yeah, just I thought I turned my camera on. It got turned off. Sorry. No issues. Yeah, perfect. Okay. Good evening and namaskar to all the distinguished panelists and viewers. For me, poetry is an art that connects me to myself. Today, I, Navya Suresh, am going to present to you two English poems. The first one is Journey to My Home, which is based on the plight of the migrant labor during the initial days of the COVID lockdown. I'm delighted to share with you that this was the poem which was basically converted into the Assamese language and converted into a ballet by noted film director Mr. Utpal Datta. So now I'm presenting to you Journey to My Home. Under the blinding sunlight, I'm holding my family tight. But slowly, I'm losing my grip. After all, I'm on a long trip. I remember the day I started off, leaving my home, my village place, to end up in a city slum, struggling for job, finding space. It was hard, yet I survived, because for living, I had strived. I visited my home and I got tired. Even though I worked hard when I was tired. Today is the day that I didn't want to see. Today is the day that I'm not where I'm supposed to be. I just missed a crowded tempo privilege. I don't know when I'll reach my village. My family is dehydrated and starving, for they have walked for 2 weeks now. I keep searching my empty pockets. Maybe I'll find a penny somehow. I'm sure there are others like me, born with a terrible fate, who are out there trying to go back home before it's way too late. They say it's a pandemic and I must stay inside. But what do I do in such a place where there's nowhere to reside? Oh God, please help me see the house of which I'm holding the key. My village, my home is waiting for me. My village, my home is waiting for me. Thank you. I hope you liked this one. Now I'm going to present my second poem, which is Celebrating Colors. It basically describes the festival of colors, Holi. Celebrating colors. Imagine a world just black and white, no colors at all. What a dreadful sight. Just think how crucial colors can be, from the smallest insect to the largest tree. Colors for every day, colors for vacation. I think these colors do deserve celebration. I see a wave of colors coming my way. Holi is here, come on, let's play. I can see a rainbow on my dress. Pretty and perfect, it's a beautiful mess. Colors, colors everywhere. This sight of Holi is very rare. Tints of sunset, hues of dawn. Bright green, crimson, azure and fawn. It's time to get drenched in colors made. Holi is here. Let's celebrate. Thank you. भानावत सर। हाँ, वो जरा अनम्यूट नहीं हो रहा था। प्लीज नव्या को बहुत बहुत बधाई। देखिए किस तरह से किशोर रचनाकार अपने आसपास के परिवेश को कितनी गहराई से देखता, समझता, महसूस करता है। उन प्रवासी श्रमिकों की व्यथा, उन किसानों की व्यथा जो इस पैंडेमिक के दौर में अपने घर की ओर जा रहे थे, उसे कितनी गहराई से महसूस करने का
एक सार्थक प्रयत्न किया। वहीं दूसरी ओर जीवन के उस आंगन में जो एक वैविध्य छिपा हुआ है, जो एक उल्लास छिपा हुआ है, उसे किस प्रकार से उन रंगों की प्रतीक के माध्यम से इन्होंने व्यक्त किया है। तो हम तो यही शुभकामनाएं प्रकट करते हैं कि आने वाले समय में उनकी लेखनी से निरंतर इसी प्रकार की विभिन्न अनुभूतियों पर केंद्रित कविताएं उनकी कलम से निकलती रहें और साहित्य की एक विद्यार्थी के रूप में साहित्य साधना के क्षेत्र में वो निरंतर इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। क्योंकि जैसा हमारे यहाँ कहते हैं, पूत के पैर पालने में दिखाई देते हैं। बचपन से ही मालूम पड़ जाता है कि उस बच्चे की क्या अभिरुचियां हैं, और संयोग से केजी सुरेश जी जैसे व्यक्तित्व की इनको छत्र छाया मिल रही है। उनका वात्सल्य निश्चित रूप से इन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए और साहित्य के क्षेत्र में कुछ नया कर गुजरने के लिए प्रेरित करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे अगले कवि योगेश अग्रवाल जी। योगेश अग्रवाल जी वर्तमान में वैसे तो मेरठ में हैं और उनका एक आपका बड़ा प्रिंटिंग प्रेस है, तो इस बात में तो कोई शक नहीं कि एक मुद्रण यंत्र के मालिक होने के साथ साथ उन्होंने निश्चित रूप से इस क्षेत्र के अनेक पुस्तकों का प्रकाशन भी किया होगा, जो साहित्य, समाज और सांस्कृतिक। सर आई कांट सी हिम, उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा था कनेक्ट होने में। लेट्स टेक। चलिए कोई बात नहीं, तो अपन सोनिया जी। हाँ, सोनिया जी हैं। हाँ वो सोनिया है। जी हैं। हाँ। चलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सोनिया राजदान जी को। और सोनिया जी एक तरह से हमारे ही विषय से जुड़ी हुई हैं। मेरठ में आपने एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की, इंडियन फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट, और उसकी समय आप निदेशक हैं। और इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपने टेलीविजन और बॉलीवुड इंडस्ट्री को अनेक कलाकार दिए हैं, जो न सिर्फ अभिनय के क्षेत्र में, परंतु इस विधा से जुड़े हुए जो विभिन्न क्षेत्र हैं, वो निर्देशन का क्षेत्र भी हो सकता है, वो स्क्रिप्ट राइटिंग का क्षेत्र भी हो सकता है, वो संपादन का काम भी हो सकता है, सिनेमेटोग्राफी का भी काम हो सकता है, क्योंकि ये टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अभिनय के अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। तो आपने जिस तरह से यहाँ एक बहुमुखी प्रशिक्षण, बहुआयामी प्रशिक्षण देने का एक केंद्र मेरठ में स्थापित किया है, जिसके माध्यम से आपने राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे अनेक कलाकार दिए हैं, और स्वयं भी इस क्षेत्र में लंबे समय से काम करते हुए आपने बहुत सारे जो इस तरह के टीवी सीरियल्स हैं उनके माध्यम से बहुत सारे लोगों को मंच प्रदान किया है, कलाकारों को मंच प्रदान किया है। विशेषकर स्टार ऑफ द सिटी सीजन, इसके माध्यम से आपने अनेक युवाओं को आगे आने के लिए प्रेरित किया है। एक आपने एक सीरियल और था क्यूटेस्ट किड्स सीजन, इसके माध्यम से वंडर मॉम, सुपर मॉम आदि अनेक ऐसे कार्यक्रम थे, जहां मैं इसको यदि यूं कहूं कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी अपने इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से, अपनी प्रतिभा के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महिलाओं को विशेषकर सांस्कृतिक क्षेत्र में एक मंच देने के लिए, वो गायन का क्षेत्र भी, वो डांसिंग का क्षेत्र भी, वो अभिनय का क्षेत्र भी, तो ऐसे अनेक जो इस तरह के एरियाज हैं उसमें जिस तरह से आपने काम किया है, तो मैं सोनिया रायजादा जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और आपसे निवेदन करता हूं कि इस अवसर पर, क्योंकि आप एक ऐसे क्षेत्र से जुड़ी हुई रही हैं और आपकी स्वयं की भी संगीत और काव्य साधना में रुचि रही है, तो अपनी कुछ कविताओं के माध्यम से आज के इस काव्य पाठ को और आगे बढ़ाएं। सोनिया रायजादा जी। धन्यवाद सर। मैं उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद अदा करती हूँ कि आज मुझे यहाँ पर इस वेबिनार से जुड़ने का मौका मिला। मैं वैसे इतना, मैंने उषा जी से कहा भी था कि बहुत सिंपल राइटिंग है। उम्मीद करती हूँ कि आज मैं आप तक पहुँच सकूँ। मेरी दो छोटी छोटी कविताएं हैं जिन्हें आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पहली है मेरी भ्रष्टाचार पर और दूसरी है मेरी पर्यावरण पर। तो मैं शुरू करती हूँ। आप सभी की गुड विशेस मुझे चाहिए। पहली कविता भ्रष्टाचार पर है। मैंने हास्य व्यंग में लिखी है, तो प्लीज। 5 स्टार अस्पताल का उद्घाटन कर रहे थे
और मंत्री पद के उम्मीदवार चिरौंजी लाल जी कह रहे थे, भाइयों और बहनों, बीमारी से नहीं घबराना है, जब भी जान पर आ पड़े 5 स्टार में ही इलाज कराना है। पैसा हाथ का मैल है, जी जान से कमाइए और 5 स्टार अस्पताल में बुकिंग कराइए, घर बैठे कमीशन पाइए। जो पहले बुकिंग कराएगा, मेरा मतलब इलाज कराएगा, उसे बगल वाले पार्लर से मैनिक्योर पेडिक्योर फ्री का कूपन दिया जाएगा। उस यूनिसेक्स पार्लर एंड सैलून का उद्घाटन भी हम ही ने कराया था। पिछली सरकार में जब मंत्री थे ना, तब ये सौभाग्य पाया था। पार्लर की संचालिका आपकी ही बेटी है। अधिक से अधिक ऑर्डर दिलाइए, बदले में 30% कमीशन में हेयर स्पा विद मसाज का कूपन ले जाइए। बेहतरीन सुविधा व बेहतर अवसर का लाभ उठाइए। ये सुनते ही अस्पताल संचालक गुर्राए, नेताजी का हाथ पकड़कर कोने में ले आए, बोले, इनॉग्रेशन हमारा और प्रमोशन अपना कर रहे हो, कमीशन में पार्लर के कूपन क्यों दे रहे हो? नेताजी मुस्कुराए, अस्पताल संचालक के कान में फुसफुसाए, मोदी जी के बताए रास्ते पर ही चल रहे हैं, जानते नहीं उनका नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को पढ़ाया है, झुमरी तलैया से ब्यूटिशियन का कोर्स भी कराया है, उसको पढ़ाया है, अब बढ़ाएंगे। लक्ष्मी जी का वरद हस्त आपके सर पर भी रखवाएंगे। आपका बिल देखकर जो पेशेंट बेहोश हो जाएंगे, मेरी बिटिया के पार्लर में जाकर अपना हुलिया दुरुस्त कराएंगे। तुम दर्द दो, हम दवा देंगे, तुम उन्हें सदमा दो, हम दिखार देंगे। हम तुम अगर मिल जाए तो कमाल कर देंगे, बिजनेस पार्टनर बन गए तो दिल्ली में धमाल कर देंगे। धीरे धीरे तुम अपना बिल बढ़ाना, हम किड जोन और एल्डरली जोन बना लेंगे। ऐसे ही चलता रहा तो बढ़ेगा दोस्ताना हमारा, और 2021 में डेफिनेटली लंदन में बनेगा आशियाना हमारा। ये मेरी पहली कविता थी। दूसरी पर आपकी नजर चाहूंगी, ये पर्यावरण पर है। कहीं धरा है सूखी प्यासी, कहीं बाढ़ है आई, ग्लोबल वार्मिंग की वार्निंग ने सबकी बैंड बजाई। अमेरिका, जापान, चाइना सब एक सुर में रोके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कैसे रोकें? नीलों खेत उजाड़े उन पर बना मॉल इकराएंगे, आने वाले कल को फिर हम कैसे मुंह दिखलाएंगे? नल खोले बिन बात अगर टब भर भर रोज बहाएंगे, आने वाली जनरेशन को जलकर लैब में टेस्ट कराएंगे। आने वाली जनरेशन को जलकर लैब में टेस्ट कराएंगे। काटेंगे जो पेड़ दनादन, फल कैसे हम पाएंगे? लगता है फिर सेब संतरा टैबलेट में ही खाएंगे। चीकू केला नारंगी, पेड़ों की छांव में सारंगी, तब बीता कैल कहलाएंगे। बच्चों के नाम लीची चीकू रख अपना दिल बहलाएंगे। पेड़ों के तब दर्शन भी हम गूगल पर ले पाएंगे। सोच समझकर अगर चले तो स्थिति बदल सकती है। आंगन में रोपी एक पौध भी प्रोविडेंट फंड बन सकती है। हाथ बढ़ाकर अगर शपथ लें सीन बदल सकते हैं। सब जो रोपे पेड़ अगर तो कायाकल्प कर सकते हैं। फल अनाज और स्वच्छ हवा हम सबको गिफ्ट कर सकते हैं। ओजोन लेयर को हरा धरा को पेड़ों sai ढक सकते हैं। कर लें दृढ़ संकल्प अगर तो कुछ भी हम कर सकते हैं। पृथ्वी का रूप बदल सकते हैं। धन्यवाद। सोनिया रायजादा जी ने जसवंत से कहा कि रचनाकार अपने आसपास के परिवेश को बहुत गहराई से देखने समझने के लिए तत्पर होता है। आपने कहा कि पहली कविता हास्य और व्यंग पर केंद्रित है, लेकिन मुझे लगा उस हास्य और व्यंग के साथ साथ उनके मन में जो एक गहरी व्यथा है समकालीन व्यवस्थाओं के प्रति, उस पर भी कहीं एक सीधा कटाक्ष है कि हमारा किस तरह की हमारी परिस्थितियां हो रही हैं, और कहीं शायद एक संदेश भी है कि हम स्थितियों से उबरने की तैयारी करें। कहीं समाज में इस तरह की विकृतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की जानी चाहिए, और वहीं दूसरी ओर पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जिस तरह से आपने अपनी कलम चलाई है, वो हमें कहीं सजग करे, सचेत करे, सक्रिय करे कि हम किस तरह से एक ऐसी धरती जो प्राणी मात्र के जीने के लिए खुशहाली दे सके। इन कविताओं के आपके ये मूल स्वर रहा। साहित्य क्षेत्र में
आपकी ये लगातार उपस्थिति हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पाठकों को सदैव कुछ न कुछ ऐसा कुछ नया दे पाएगी, देती रहेगी, जिससे वो अपनी उन सामाजिक विद्रुपताओं से साक्षात्कार करते हुए भविष्य के लिए बेहतर मार्ग तलाश पाएंगे। और इसी के साथ हमारी ये भी शुभकामनाएं कि आपने जिस तरह से रेडियो टेलीविज़न के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में जो ये प्रयास किया है, तो स्वस्थ मनोरंजन की दिशा में जो आपके यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं विद्यार्थी, वो एक ऐसा मनोरंजन दे पाएंगे समाज को, जिसके लिए हम कई बार चिंता करते हैं कि आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स और हमारे अन्य संचार माध्यमों से जिस प्रकार की सामग्री है वो कितना मनोरंजन कर पा रही है। तो जो आपकी लेखनी में जिस तरह की पीड़ा है, तो मुझे लगता है कि अपने प्रशिक्षण के माध्यम से, और आप स्वयं बहुत सारे टीवी सीरियल्स में निर्णायक की भूमिका भी आप निभा सके हैं, तो आपका ये जो एक एरिया है काम करने का, उसके लिए भी हमारी शुभकामनाएं साहित्य और मीडिया के क्षेत्र में। मेरे ख्याल योगेश अग्रवाल जी शायद जुड़ चुके हैं अपने साथ, तो मैं अब योगेश जी को आमंत्रित करता हूं, जो स्वयं प्रिंटिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। सुरुचिपूर्ण मुद्रण के क्षेत्र में जिस तरह से आपने नए प्रतिमान कायम किए हैं और समाज सेवा से आपका गहरा संबंध रहा है। रोटरी इंटरनेशनल एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अपनी एक विशेष छाप छोड़ी है। आप मेरठ का जो ब्रांच है रोटरी इंटरनेशनल की, उसके आप इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं और अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में आपने रोटरी की जो सेवा का जो पक्ष है उनको भी नई ऊंचाई और उत्कृष्टता प्रदान की। एक व्यावसायिक व्यक्ति जो प्रिंटिंग के क्षेत्र में काम कर रहा है, वो किस तरह से साहित्य के क्षेत्र में अपनी कलम चलाता है, आइए सुनते हैं योगेश अग्रवाल जी से उनकी रचनाओं का पाठ। योगेश अग्रवाल जी। अनम्यूट कीजिए योगेश जी अपना। सर बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आप सभी को। मैं डॉक्टर उषा मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने यहाँ पे मुझे आमंत्रित किया इतने बड़े बड़े सब लोगों के बीच में। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं कोई कवि या रचनाकार नहीं हूँ, बस मेरा शौक है। और एक और मेरे बड़े भाई ठाकुर प्रतीश सिंह भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो कि जिन्हें मैं गुरु मानता हूँ अपना। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य और बहुत गर्व की बात है कि मेरे गुरु के बीच में मुझे भी बुलाया गया है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। अभी एक्चुअली मुझे कहीं इमीडिएटली बाहर आना पड़ गया, तो मैंने गाड़ी साइड में लगा के तभी मीटिंग ज्वाइन की है, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक रचना आप सभी के सामने रख रहा हूँ। और साथ ही साथ एक बात और कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है, मेरा अपना पर्सनल थिंकिंग है कि ज्यादा कठिन लिखना, जितना कठिन अगर कुछ भी लिखना हो वो बहुत सरल होता है किसी भी रचनाकार के लिए, मगर एक सरल लिखना किसी भी रचनाकार के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसी एक रचना आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ कि चलते चलते अब जमाने लग गए हैं, चलते चलते अब जमाने लग गए हैं, पांव भी अब छाले दिखाने लग गए हैं। जिन्हें हमसे मोहब्बत थी कभी वो अब हमें आजमाने लग गए हैं। कभी जो हमको देते थे ठिकाने, कभी जो हमको देते थे ठिकाने, वो अब खुद ठिकाने लग गए हैं। एक किस्सा हमारी ही कलम का, एक किस्सा हमारी ही कलम का लोग हम ही को सुनाने लग गए हैं। किसी ने देखा उनको आंख भर के, बस इसी में ही निशाने लग गए हैं। कितने दुश्मन हमारे रास्तों के हमसे मिलकर ठिकाने लग गए हैं। जिनके दामन को था हमने ही सवारा, जिनके दामन को था हमने ही सवारा, वही अब दामन बचाने लग गए हैं। अपने घरों में वो चूल्हा जलाकर गैरों के घर जलाने लग गए हैं। एक छोटा सा सच कहने की खातिर, एक छोटा सा सच कहने की खातिर अब कितने ही बहाने लग गए हैं। जरा सी खबर क्या आई कि हम आए हैं, जरा सी खबर क्या आई कि हम आए हैं, सभी मेरे दोस्त खुशबू में नहाने लग गए हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी का। धन्यवाद योगेश जी, आपने सही कहा कि सरल और सुबोध लिखना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि बच्चों के लिए लिखना बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि उनको बहुत सरल सहज भाषा में उन्हीं के स्तर पर उतर करके बात करनी पड़ती है। तो आपने भी जिस तरह से अपनी सरल सहज शब्दावली के माध्यम से उन मानवीय मनोवृत्तियों का अंकन करने की कोशिश की, वो अपने आप में एक श्लाघनीय स्तुत्य प्रयास है। हम शुभकामना करते हैं कि आप इसी तरह से सहजता के साथ उन अनुभूतियों की भावभूमि को अपने इन शब्दों के माध्यम से कैद करते जाएंगे और आने वाले समय में हमें आपकी इसी प्रकार की सरस रचनाएं पढ़ने सुनने को मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं वैशाली कंजन जी को। मूलतः विज्ञान की विद्यार्थी हैं, इन्होंने अपनी एमटेक की उपाधि प्राप्त की, इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद प्रारंभिक करियर में ये अध्यापन के साथ जुड़ती हैं। मेरठ का ही एक प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट IIMT, यहाँ आपने लगभग 1 दशक पूर्व अध्यापन का कार्य शुरू किया, कुछ ही महीने यहाँ पर काम किया, उसके बाद गाजियाबाद गई, विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लगभग 1 साल तक पढ़ाया और फिर आपका एरिया चेंज होता है और आप हार्डकोर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। जिंदल पावर के साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में आपने अपनी नई पारी शुरू की और इस समय एक भारत सरकार का बहुत बड़ा उपक्रम है भेल BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसमें आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में हैं। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में आपने कुछ समय तक काम किया और इस समय आप नई दिल्ली में भी काम कर रही हैं। वैशाली जी का वैसे मेरा तो जो बाल्यकाल रहा वो विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में भी रहा और कला संकाय के विद्यार्थी के रूप में भी रहा, और मैंने महसूस किया है कि विज्ञान के विद्यार्थियों की साहित्य में बड़ी गहरी पकड़ होती है, रुचि होती है, पैठ होती है। तो मुझे लगता है कि वैशाली जी का भी जो स्टूडेंट लाइफ थी वो भी इसी प्रकार की बहुआयामी थी। आपने NSS और जो बहुत सारी इस तरह की साहित्यिक सामाजिक गतिविधियां हैं उनमें सक्रिय भाग लिया, और जब मैं इनका CV देख रहा था तो मैंने देखा कि उन्होंने तो मिस और मिस्टर फ्रेशर्स कॉम्पिटिशन जो होते हैं कॉलेजेस में उनमें सहभागिता भी की और मिस मैकेनिकल के रूप में भी आप रनर्स अप रही हैं उसमें भी। तो कहने का मतलब यह है कि शुरू से ही आपकी साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता रही है, उसके बाद ही आपका लेखन के साथ भी जुड़ाव होता है। तो आइए आज वैशाली कंजन जी से हम सुनते हैं कि वो किस दौर में किस तरह की कविताओं में उनकी रुचि रही है, किन भावभूमियों पर वो अपने आप को अभिव्यक्त कर रही हैं। वैशाली कंचन जी। वैशाली जी आप वो अनम्यूट कीजिए अपने आप को जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। इतने की तो खैर मैं नहीं उम्मीद कर रही थी आपसे, क्योंकि मैं ऐसी कोई मंझी हुई खिलाड़ी नहीं हूँ इस क्षेत्र में। आप लोग मुझसे बेहतर हैं। मैं तो सिर्फ एक नव युवक हूँ जो बिल्कुल अभी कोशिश कर रही हूँ इस क्षेत्र में, और मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं, कुछ रचनाएं लिखी हैं, उनमें से ही कुछ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। उनमें से एक आज वीडियो ऑन करें ना आप, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी। एक मिनट सर। हाँ अब आ रहा है सर? अभी नहीं आया। वीडियो कहाँ से आता है मम्मी? वीडियो नहीं आ रहा। मेरा मोबाइल ले ले। उसमें एक ऑप्शन होगा राइट साइड में, क्रॉस हो रहा होगा एक राइट साइड में। आपकी स्क्रीन पे एक तरफ तो ये जहां से आपने अनम्यूट किया है उसी के राइट में देखिए आप, एक आकृति बनी होगी उसमें। टर्न ऑन कैमरा तो कर दिया है मैंने सर। अच्छा, तो इसमें नहीं दिख रहा। चलिए फिर बिना कैमरे के पाठ कीजिए आप। मोबाइल ले ले। अब छोड़िए। तो मेरी पहली कविता जो है उसका शीर्षक है कोरोना काल का वरदान। आप लोग सभी जानते हैं कि कोरोना काल में कितनी तकलीफें हुई हैं, और हम लोगों ने बहुत कुछ पाठ भी पढ़े हैं इन तकलीफों से और इस समय से।
तो उन सभी के मद्देनजर मैंने ये अपनी कविता लिखी है, तो आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। मैं शुरुआत करती हूँ। कोरोना काल का यह लॉकडाउन इस संसार को बहुत कुछ सिखा गया। किसी से नाता टूटा तो किसी के साथ बीते पलों की मीठी यादें दिला गया। काम वाली के अभाव में एक और गृहिणियों की समस्याएं बढ़ा गया, तो दूसरे छोर पर विश्व को जीने के नए तौर तरीके सिखा गया। करते थे जो घमंड अपने आप पे, उन्हें रिश्तों की कीमत बता गया। परवाह ना की जिन्होंने कभी पर्यावरण की, उनको प्रकृति की महत्ता का भरपूर एहसास करा गया। रंजिश थी जिनके लिए दिलों में उन्हीं की राह देखते हैं आज। दूर रहकर पता चलती है एक दूसरे की कीमत, समझ आ गया ये राज। जिस रोजगार से रहते थे व्यतीत, करते थे थकावट के शिकवे हर पल, आज उसी की राह देख के सोचते हैं कितने आनंदमयी थे वे पल। ना शिकवों की वजह कोई है, ना ही शिकायतों का कोई कारण। सोचते हैं कि काश उन बीते दिनों से पुनः हो जाए अब मिलन। कोरोना काल का यह लॉकडाउन इस संसार को यकीनन बहुत कुछ सिखा गया। संग जीने के आनंद से वंचित कर एक दूसरे की कीमत बता गया। धन्यवाद। मेरी दूसरी कविता है माँ। मेरी दूसरी कविता माँ के ऊपर है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। वो कहते हैं माँ के चरणों में जन्नत होती है, यकीनन सही कहते हैं। वो कहते हैं जहां मेरी माँ वहीं मेरा मंदिर है, यकीनन सही कहते हैं। दुनिया में सैकड़ों सिंहासन पर सबसे ऊंचा व अप्रतिम माँ का स्थान है। जहां मेरी माँ का वास वहीं रहता मेरा भगवान है। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। तेरी गाली में जो सुकून था, आज मन उसी को ढूंढता फिरता है। तुझसे बिछड़ी हूँ जब से सब कुछ सूना सूना लगता है। तेरी गोद की गर्माहट आज भी याद आती है मुझे। कैसे लफ्जों में बयां करूं, तेरी याद कितना तड़पाती है मुझे। संवर जाए मेरा जीवन, यही था ध्येय तेरे जीवन का। तुझसे मेरा नहीं, मुझसे नाम हो तेरा, तेरा तो बस यही सपना था। लड़की थी तुझसे ही होती थी नाराज, वो भी क्या सुहाने दिन थे। हर पल स्मरण करती हूँ उनका आज। निस्वार्थ प्रेम कैसे करते हैं, यह सीखना हो तो एक माँ से सीखो। किसी के सपनों में उड़ान कैसे भरते हैं, यह भी तो एक माँ से ही सीखो। ए माँ तुझसे ही मेरा अस्तित्व, तुझसे ही मेरी पहचान है। तुझसे जिंदगी गुलजार तेरे बिना एकदम बेकार बेजान है। जब होती थी मैं वेदनाओं से ग्रसित, तेरे साथ पा लिया सबसे पार था। अपने दुख अपनी हंसी में दबा के तूने रोशन किया मेरा संसार था। तेरी मनमोहक स्मृतियां आज भी होठों पर मुस्कान ले आती हैं। जादू कैसा है तुझमें, तेरे सामने अप्सराएं फीकी पड़ जाती हैं। नाज करती हूँ कि माँ के साथ का सानिध्य मैंने पाया है। पूछ के देखो उनसे जिनकी माँ नहीं है कि क्या कुछ उन्होंने गवाया है। शुक्रिया नहीं करती हूँ तेरा, क्योंकि तेरा कर्ज मिटाने की हैसियत नहीं है मेरी। ए माँ तेरे बिना मेरी जिंदगी का कोई वजूद नहीं। तू समूचा संसार, तू जान है मेरी। शुक्रिया। कोरोना और माँ, इन दोनों पर केंद्रित आपकी ये कविताएं। कोरोना का वो लॉकडाउन जब शायद हमें हमारे अस्तित्व के सामने एक प्रश्न चिन्ह महसूस हो रहा था, एक अवसाद से ग्रस्त होते जा रहे थे, और ऐसे में ही आह्वान किया हमारे प्रधानमंत्री ने आपदा को अवसर में बदलने का। तो आपने भी इस सारे अवसाद के क्षणों में, जीवन के प्रति आशंका के उन क्षणों में किस तरह से एक आस्था और विश्वास का स्वर दिया अपनी उन पंक्तियों के माध्यम से, और जिस सहजता के साथ, जिस भावभूमि पर माँ की महिमा को आपने प्रस्तुत किया, निश्चय ही वो इस बात को सिद्ध करती है कि कोई भी रचनाकार वस्तुतः इन मानवीय मनोवृत्तियों का एक अद्भुत चितेरा होता है, उसका दृष्टा होता है, जो अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से उसे प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकने में सक्षम होता है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसे कवि को जो मूलतः खेलों की दुनिया से जुड़े हुए हैं। दो विपरीत धाराएं लगती हैं,
कि कहाँ साहित्य और कहाँ खेल, लेकिन जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में दोनों का मिश्रण हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्तित्व कितना बहुआयामी होगा। हमारे बीच में है डॉक्टर सैयद खुर्रम नासिर, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इस देश के शिक्षा जगत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अनेक प्रतिभाएं जो न सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में वरन अनेकानेक क्षेत्रों में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, और मुझे सौभाग्य मिला है 3-4 बार इस विश्वविद्यालय में जाने का। वहाँ का जो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है अलग अलग कैपेसिटी में, तो उस विश्वविद्यालय की भव्यता आज से लगभग 20 साल पहले जब मैं वहाँ गया था तब मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ का पुस्तकालय 24 घंटे खुलता है। उस समय हम लोगों की कल्पना की बात नहीं थी। अब तो खैर बहुत यूनिवर्सिटीज़ में खुलने लग गए हैं, लेकिन उस दौर में हमारे लिए आश्चर्यजनक घटना थी कि देश में ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ 24 घंटे पुस्तकालय खुलता हो। तो एक ऐसे शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र में डॉक्टर सैयद खुर्रम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जो स्पोर्ट्स कल्चर को, खेल संस्कृति को विकसित करने में इनका बहुत बड़ी भूमिका रही है, और इस क्षेत्र में बल्कि मैं कहूँ कि फिट इंडिया मूवमेंट जब से शुरू हुआ है तब तो इसकी और अधिक महत्ता बढ़ गई है। जो नई शिक्षा नीति है उसमें तो खेलों को प्राथमिकता के स्तर पर महत्ता दी गई है, तब शायद ये महत्ता और बढ़ जाएगी। तो आपने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और उससे जुड़े हुए जो और क्षेत्र हैं इन पे नए पाठ्यक्रमों को तैयार करने में अपनी भूमिका निभाई है। मानव रचना यूनिवर्सिटी में भी आपने काम किया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में भी आपने काम किया, और विदेशों में विशेषकर इंग्लैंड में रह करके भी आपको उच्च अध्ययन का मौका मिला, और लंदन प्रवास के दौरान आपने वहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स, इस तरह के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाएं हैं, इनके साथ भी अलग अलग कैपेसिटी में आपका जुड़ाव रहा है। तो मैं समग्र रूप से कहूँ अनेक शोध आपने क्षेत्र में किए हैं, काफ़ी शोध पत्र लिखे हैं। तो मुख्य रूप से खेल जगत में तो आपने बहुत योगदान दिया है, लेकिन इसी के साथ साथ साहित्यिक प्रतिभा से भी आप जुड़े हुए हैं। साहित्य के अनेकानेक विधाओं में आप नियमित लेखन कर रहे हैं। तो डॉक्टर खुर्रम से मैं अनुरोध करूंगा कि वे इस आज के हमारे इस मंच पे अपने कुछ काव्य पाठ से हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर सैयद खुर्रम नासिर। Thank you very much. Thanks a lot for just giving me this very, very, very good and participative opportunity to participate and to just talk with the people. Just connected with this literary and poetic initiative, and it's a really an opportunity to talk to the people around the world and in our vicinity and in very near and close places all around, to understand and finding the people with the same taste. मेरा बहुत आभार है कि आपने मुझे इस चीज़ का मौका दिया, और थैंक यू वेरी मच सर फॉर जस्ट गिविंग सच एन comprehensive introduction about me. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस मौजू पे आज मैं अपनी एक पोइट्री आपके सामने रखूँगा वो एक्चुअली मैं आज़ाद शायरी में ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है और राइटिंग में इंटरेस्ट है, और मैं जो हमारे आसपास जो भी घटित होता है अपनी मिट्टी अपनी ज़मीन से जुड़े हुए इश्यूज को पोइटिक अंदाज से प्रेजेंट करने का मेरा इनिशिएटिव रहा है, मेरा उसमें रुचि रही है, एंड आई होप सो कि मैं उसमें आपको कुछ टेस्ट दे पाऊँ। लिखते वक्त मैं हिंदी में भी लिखता हूँ, उर्दू में भी लिखता हूँ, और उर्दू के अल्फाज को यूज़ करता हूँ। तो प्रॉब्ली अगर किसी को कोई अल्फाज का मतलब ना समझ में आए तो वो पूछ सकता है, and I'm sure in the world of digitalization you can find those meaning of the word and the Google Scholar and Google in fact. तो मेरे इस आज तक मैंने इस अशार को या इन पंक्तियों को कोई उन्वान नहीं दिया, कोई इसको टाइटल नहीं दिया, तो मैं आपको ऐसे ही सुना देता हूँ। बड़े रोज से एहसास के दर पे दस्तक नहीं हुई,
बड़े रोज से एहसास के दर पे दस्तक नहीं हुई, मेरा ज़मीर दिनों से गहरी नींद सोया पड़ा है। बड़े रोज से एहसास के दर पे दस्तक नहीं हुई, मेरा ज़मीर दिनों से गहरी नींद सोया पड़ा है। इन आंखों के नमकीन जजीरे का पानी सूखा क्यों? इन आंखों के नमकीन जजीरे का पानी सूखा क्यों? मेरी बसारत, दैट्स आई मीन विजन, दैट विजन इज जो आप देखते हैं और एक विजन जो आपका होता है, मेरी बसारत का आईना कब का धुंधला पड़ा है। इन आंखों के नमकीन जजीरे का पानी सूखा क्यों? मेरी बसारत का आईना कब का धुंधला पड़ा है। आंखें खोली और धो डाली मैंने, आंखें खोली और धो डाली मैंने, जो देखा तो कलेजा खुला पड़ा है। आंखें खोली और धो डाली मैंने, जो देखा तो कलेजा खुला पड़ा है। इस खरीदो फरोख्त के आलम में, इस खरीदो फरोख्त के आलम में चीजें नहीं आदमी बिका पड़ा है। इस खरीदो फरोख्त के आलम में चीजें नहीं आदमी बिका पड़ा है। और जो देखो तो नामुमकिन है कोशिश कोई, जो देखो तो नामुमकिन है कोशिश कोई, हर मुनाफिक अल्लामा बना पड़ा है। जो देखो तो नामुमकिन है कोशिश कोई, हर मुनाफिक अल्लामा बना पड़ा है। जाती फलसफे यूं बिखेरे हैं हर सू, कि घर घर अब एक अंधियारा पड़ा है। जो देखो तो नामुमकिन है कोशिश कोई, हर मुनाफिक अल्लामा बना पड़ा है। जाती फलसफे यूं बिखेरे हैं हर सू, कि घर घर अब एक अंधियारा पड़ा है। और झूठ कहते हो कि तरक्की की तुमने, और सारे कयास मीन्स डिस्कवरी, झूठ कहते हो कि तरक्की की तुमने, और सारे कयास फरेब हैं तुम्हारे। झूठ कहते हो कि तरक्की की तुमने, सारे कयास फरेब हैं तुम्हारे। तुम चले थे जहां से और पहुंचे हो जहां अब, कहां तुम में कोई फर्क पड़ा है। तुम चले थे जहां से और पहुंचे हो जहां अब, कहां तुम में कोई फर्क पड़ा है। बड़े रोज से एहसास के दर पे दस्तक नहीं हुई, मेरा ज़मीर दिनों से गहरी नींद सोया पड़ा है। शुक्रिया बहुत, थैंक यू वेरी मच। जी खुर्रम जी, आपने मानवीय भावभूमि पर केंद्रित अपनी रचनाओं की सुमधुर अभिव्यक्ति यहाँ प्रस्तुत की। जिस तरह से हिंदी उर्दू भाषा के सम्मिश्रण से भाषा में जो एक कहना चाहिए कि सहजता आ जाती है, और उसकी जो संप्रेषणीयता है वो किस तरह से बढ़ जाती है, उसकी झलक हमने यहाँ देखी। बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब हम एहसास कर सकते हैं कि खेल के मैदान पे जो अपने कर्तव्य दिखाते हैं अलग अलग क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में भी उनकी वही विशिष्ट पहचान है। धन्यवाद खुर्रम जी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे लिट वेब की चेयरपर्सन डॉक्टर उषा साहनी को कि इस अवसर पर वह भी अपनी कुछ कविताएं सुनाकर हमें लाभान्वित करें। उनका परिचय मैं दे चुका हूं, लेकिन उनकी कविताओं को जो उनके सर्किल में है वो अक्सर देखते होंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी वो लिखती रहती हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि उनका एक काव्य संग्रह प्रकाशित हो गया है और उम्मीद करते हैं शीघ्र ही दूसरा काव्य संग्रह भी प्रकाशित होगा। मैं डॉक्टर उषा साहनी से अनुरोध करता हूं कि वे इस अवसर पर अपनी भी कुछ कविताएं प्रस्तुत करें। धन्यवाद सर। अब 4-4 पंक्तियों की बहुत छोटी छोटी कविताएं प्रस्तुत करना चाहूंगी। लंबी कविताएं तो पुस्तक में हैं, साझा करना चाहती हूँ। जीवन मौत। दरख्त के झड़ते छाल से, झरने के ठहरते बहाव से, हवा के अचानक थम जाने से समझने पाया जीवन का रिश्ता मौत से। समझने पाया जीवन का रिश्ता मौत से। दूसरी 4 पंक्तियां। सहलाता रहा, तो दिल मेरा दुखाता रहा,
हौले हौले सहलाता रहा। मेरा हर बार बहल जाना तेरी हिम्मत बदस्तूर बढ़ाता रहा, तेरी हिम्मत बदस्तूर बढ़ाता रहा। अगली बेड़ियां। आजाद हो इठलाऊं मैं इन तमाम छोटी बड़ी बेड़ियों से। कैसे हो ये एहसास पूरी की जिंदगी का पिंजरा भी न छूटने पाए, जिंदगी का पिंजरा भी न छूटने पाए। बेचैन। आज बेचैन हूं इस कदर की तेरे ख्याल को भी कोसती हूं। आज बेचैन हूं इस कदर की तेरे ख्याल को भी कोसती हूं। कमबख्त मेरे दिल और दिमाग को अपनी याद से आजाद कर। अब तो हो जा रूबरू की तेरे एहसास को जी भर मैं जी सकूं, तेरे एहसास को जी भर मैं जी सकूं। और 4 पंक्तियां। आस। मेरी आस धीरे धीरे टूटती गई, दिल भी हौले हौले संभलता गया। कैसी ये महारत तुझे हासिल है, कैसी ये महारत तुझे हासिल है। बार बार टूटने को तेरे साथ मैं फिर भी होती रही, बार बार टूटने को तेरे साथ मैं फिर भी होती रही। आखिरी 4 पंक्तियां। वजूद। खुद के वजूद को जीवन भर उसके नाम से ही जाना किया, खुद के वजूद को जीवन भर उसके नाम से ही जाना किया। वो भटकाता ही रहा मुझे, वो भटकाता ही रहा मुझे, और मैं भूल भुलैया में खोता रहा, और मैं भूल भुलैया में खोता रहा। धन्यवाद सर। 4 पंक्तियों के माध्यम से जीवन के न जाने कितने अनछुए प्रश्नों को, अनुभूतियों को व्यक्त करने में आपको विशेष महारत हासिल है, और आपने बहुत ही सरल सहज शब्दों के माध्यम से जीवन की उन नानाविध अनुभूतियों को बहुत ही सशक्तता के साथ अभिव्यक्त किया है। इससे पूर्व की आज के हमारे जो सानिध्य आदरणीय प्रीतीश कुमार सिंह जी का है, उन्हें आमंत्रित करूं। मैंने अभी कुछ क्षण पहले देखा था केजी सुरेश जी हमारे बीच में अभी तक उपस्थित थे। यदि वे उपस्थित थे तो मैं चाहूंगा कि 2 मिनट वो भी अपने आशीर्वचन स्वरूप यदि कोई बात कह सकें। हाँ, केजी सुरेश जी से मेरा अनुरोध है कि वो इन अपार व्यस्तताओं के बावजूद, क्योंकि सुबह से ही आपके इतने ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं और इतनी ऑनलाइन मीटिंग्स आप ले रहे हैं जी, क्योंकि मुझे ध्यान है कुछ समय पहले तो जितना आपका ये जो व्यापकता है, वैविध्य है, उसको लेकर अखबार में खबर छपी थी कि शायद इस दौर में, कोरोना के दौर में सर्वाधिक जो वेबिनार्स और ऑनलाइन जो प्रेजेंस है वो देश में यदि किन्हीं शख्सियत की रही है तो उनमें से केजी सुरेश जी का नाम सबसे ऊपर है। तो ये जो उनकी ऊर्जा है, ये जो उनकी एक समर्पित कमिटमेंट है अपने इस प्रोफेशन के प्रति, वस्तुतः हमारे लिए अनुकरणीय है। लेकिन चूंकि आप इस कवि गोष्ठी में पूरे समय से उपस्थित हैं तो मैं चाहूंगा कि इस अवसर का लाभ हम उनके कुछ आशीर्वचन के रूप में भी लें। प्रोफेसर केजी सुरेश। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संजीव भानावत जी। और मैं सिर्फ अपनी बिटिया को ही सुनने नहीं आया था, मैं कविता में, साहित्य में बहुत रुचि रखता हूँ जी, और मैंने सभी को सुनने का प्रयास किया। अब एक शोक सभा है मेरे यहाँ संस्था में, तो उसके लिए निकलना था, तो मैं इंतज़ार कर रहा था। और बहुत ही खूबसूरत, और वाकई जहाँ तक वेबिनार्स का सवाल है तो मैं उषा जी की शायरी से मैं उठाऊंगा कि वो भटकाता ही रहा मुझे और मैं भूल भुलैया में खोता रहा। लेकिन बहुत ही आनंद आया, और इतना बेहतरीन कविता मैंने जो है बहुत दिनों बाद, और ऐसा नहीं कि हमने जो है ये कोई प्रोफेशनल राइटर्स हैं, ये सारे कवि जो है शायद नए पहली बार लिख रहे हैं, तो कोई
कुछ दिनों से लिख रहे हैं, लेकिन उनके कविता में आप देखेंगे कि जितनी गहराई है उनके कविता में, पूरे जीवन का निचोड़ है। शायद अच्छे अच्छे जो हम लोग काव्य संगोष्ठियों में जाते हैं वहां भी शायद इतने गुणवत्ता कभी कभी मिलती नहीं है, ये मेरा अनुभव है। मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नए युवा प्रतिभाओं के लिए आपने तैयार किया, क्योंकि अक्सर आपका जब तक थोड़ा नाम नहीं होता आपको कई मंचों में बुलाया नहीं जाता, लेकिन आपने ऑनलाइन के माध्यम से एक ऐसा मंच प्रदान किया है जिसमें युवा प्रतिभाशाली, उनको सभी को, अनुभवी सभी को एक जो है मंच मिलेगा। और इसके लिए प्रोफेसर संजीव भानावत आप और डॉक्टर उषा साहनी आप दोनों ही साधुवाद के लिए जो है, मैं समझता हूं कि आप दोनों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। और आगे भी आप इस तरह के कार्यक्रम के बारे में हमें सूचित करते रहें, और हम भी इसका प्रचार प्रसार करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, और आने वाले दिनों में ये मंच जो है और देश भर के प्रतिभाओं से जो है ये इसकी शोभा बढ़ेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। आपको पुनः बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर सुरेश जी। आपने जो अपेक्षाएं लिट वेब के माध्यम से की हैं, और आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि हमारी कोशिश रही है कि उन अज्ञात कवियों को, साहित्यकारों को जो स्वांत सुखाए लिखते रहे हैं, हम एक पारिवारिक माहौल में बैठ कर के इस दौर में जहां एक अनजाना भय और डर बैठा हुआ है, क्योंकि मेरठ से हमारे बहुत सारे मित्र हैं, मैं कल ही न्यूज़ देख रहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के जिन 4 शहरों में सर्वाधिक कोरोना है उसमें मेरठ भी है, तो जवाब मांगे हैं। और हमारा जयपुर, भोपाल से आपसे बात हो ही रही थी, ये भी काफ़ी प्रभावित हैं। तो एक अनजाने आशंका और डर में हम लोग जी रहे हैं। ऐसे में किस तरह से एक सुकून मिले, तो कहीं कविताओं के माध्यम से हम अपने भावनाओं को शेयर करें और एक आस्था इस नई पीढ़ी में जगा पाएं, हमारे आसपास के माहौल में हम वो आस्था और ऊर्जा जगा पाएं। और जिस तरह से आपने इस हमारी पूरी भूमिका को रेखांकित किया है कि ये कवि जो कि प्रोफेशनल नहीं है, व्यावसायिक नहीं है, अपने ही उस चिंतन में, या ये कहूँ अपनी ही धुन में जब मन में आता है लिखते हैं। कुछ प्रकाशन हो पाए नहीं हो पाए उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन हम इस काव्य गोष्ठी को पूरी रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस यूट्यूब को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से राष्ट्रव्यापी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि अब तो जो यूट्यूब है इससे सारी भौगोलिक सीमाओं को तोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर लिया है। तो इन कविताओं के माध्यम से हम देश दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचेंगे। और आपने जो आश्वासन हमको दिया है, जो सानिध्य हमको आपको मिला, और पूरे समय तक आप इतनी व्यस्तताओं के बावजूद रहे, ये हमारे लिए निश्चित रूप से एक प्रोत्साहन का कारण बनेगा और आगे लगातार बढ़ने के लिए प्रेरणा और ऊर्जा भी देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं अपने इस मंच के सबसे वरिष्ठ कवि श्री प्रीतीश कुमार सिंह को। प्रीतीश जी ने, वो मुख्य रूप से साहित्य और विधि के विद्यार्थी हैं। अंग्रेजी साहित्य में आपने एमए किया और एलएलबी की उपाधि भी प्राप्त की, लेकिन ये तो इनका शैक्षिक परिचय है। मूलतः आप साहित्य साधना के साथ साथ व्यवसाय और शिक्षा के क्षेत्र से भी गहराई से जुड़े हुए रहे हैं। कविता रचना में, कवि कर्म में तो आपकी रुचि रही ही है, लेकिन आपने मेरठ और उत्तर प्रदेश में शैक्षिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। अनेक कॉलेजेस की मैनेजमेंट कमेटीज में अलग अलग कैपेसिटी में आप जुड़े हुए रहे हैं। और क्योंकि मैं स्वयं भी कुछ कॉलेजेस से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं महसूस कर सकता हूं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी कॉलेज मैनेजमेंट की होती है बच्चों के व्यक्तित्व को निखारने के लिए, उनके व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सुविधाएं, न सिर्फ सुविधाएं बल्कि उचित मार्गदर्शन देना पड़ता है। तो जब मैं इनका जीवन वृत्त देख रहा था तो मैंने महसूस किया कि कितने सारे कॉलेजेस में आप जुड़े हुए हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ये जो आपका योगदान है वो श्लाघनीय है।
शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक क्षेत्र में भी आपने नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। मुख्य रूप से आप ट्रांसपोर्टर हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्र के जो व्यवसाय हैं, जो उनके व्यावसायिक संगठन हैं, उसमें भी आपने नेतृत्व दिया है। और प्रकारांतर से कहूं कि हमारी उस अर्थव्यवस्था में इन उद्योगों के माध्यम से आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो गलत नहीं होगा। रोटरी के साथ आपका भी गहरा जुड़ाव है। रोटरी इंटरनेशनल एक ऐसा संगठन है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और समाज के विकास और सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। आप रोटरी क्लब के अध्यक्ष भी रहे और इस समय रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3100 इस रोटरी इंटरनेशनल के आप सेक्रेटरी जनरल भी हैं। तो एक प्रकार से मैं यदि यूँ कहूँ, इस रोटरी अभियान को आगे बढ़ाने में भी आपने एक महत्वपूर्ण नेतृत्व दिया है। और रोटरी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाहे वो पल्स पोलियो वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप्स की बात हो, चाहे स्वच्छता अभियान की बात हो, भारत सरकार राज्य सरकारों के जो लोक कल्याणकारी मिशन हैं, उनके साथ रोटरी और ऐसे ही संगठन हमेशा से सेवारत रहे हैं, उसमें भी आपकी सक्रिय भूमिका रही है। और इस कोरोना ने पिछले 10 महीने में जिस तरह से हम सभी लोगों को प्रभावित किया है, उस दौर में भी आपने समाज सेवा के क्षेत्र में, चाहे वो अभी ये कविता पढ़ी गई उन प्रवासी श्रमिकों को लेकर के, तो समाज के उन उपेक्षित और वंचित लोगों की सेवा की दृष्टि से उसके साथ अनेक तरह के जो सेवाभावी कार्यक्रम हैं, उनको आपने हाथ में लिया है। तो जिस तरह से आप समाज, व्यवसाय और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि आज की इस कवि गोष्ठी के स्वरूप पर टिप्पणी करते हुए अपनी कुछ रचनाओं के साथ साथ भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी दें। ठाकुर नीतीश कुमार सिंह। धन्यवाद संजीव भानावत जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं उषा जी? जी 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 जी। उषा जी और सभी जो उपस्थित कवि हैं, मैं सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भानावत जी ने जो मेरा बहुत सुंदर सा परिचय पढ़ा, वो इतना बड़ा परिचय तो नहीं है, लेकिन जिस मुखार बिंदु से आज मेरा परिचय पढ़ा गया, उससे मैं अपने आप को बहुत बड़ा महसूस कर रहा हूं कि संजीव भानावत जैसे व्यक्तित्व ने मेरे बारे में कुछ शब्द कहे, और निसंदेह ये मेरी धरोहर है जो जिंदगी भर याद रहेगी। आज आपने मुझे कहा कि मैं बहुत बड़ा कवि हूं, ये भी एक सौभाग्य है कि मैं केवल शौक के लिए कभी कभी भानावत जी लिखता हूँ, बहुत सुंदर शब्दों में लिखता हूँ, सरल शब्दों में लिखता हूँ। कि मैं जैसे अभी हमारे खुर्रम साहब ने उर्दू में कुछ कविताएं पढ़ी थी, तो जब वो उर्दू में कविताएं पढ़ रहे थे तो उसका अर्थ भी बताना पड़ता है। मैं शुरू से सोचता हूँ कि मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं कि जो एक सीधे साधे आदमी के भी दिल तक वो बात पहुंचे। साथ ही जो आज यहाँ कवित्रियां आपने बुलाए, नए उदयमान लोगों का परिचय कराया, इसके लिए मैं आपकी सीरीज को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ को कि आपने इस मंच को हर दिशा में मोड़ने का आप काम कर रहे हैं। चाहे आप लेखनी के माध्यम से, चाहे कवियों के माध्यम से, गायन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हर क्षेत्र को आपने लिया है, इसके लिए आपको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। आज जब ये काव्य गोष्ठी शुरू हुई तो नाविया सुरेश जी ने, जो प्यारी बच्ची थी, उसने बहुत सुंदर शब्दों में इंग्लिश में जिस तरह से अपनी कविता पाठ किया और जो अपनी भावनाओं को प्रदर्शित किया, रंगों के माध्यम से, कलर्स के माध्यम से, जीवन के रंग हम किस प्रकार से अपनी जिंदगी में उमेर सकते हैं, वो वास्तव में बहुत सराहनीय था। साथ ही इस कहावत जो उन्होंने सुनाई, कविता श्रमिकों के लिए, माई विलेज माई होम इज वेटिंग मी, तो मतलब बहुत सुंदर अभिव्यक्ति थी। और ये चरितार्थ करती है कि इस बच्ची के मन में जो भावनाएं हैं, अगर इन्हें अच्छे शब्द मिले तो निसंदेह आने वाले समय में जो शुरुआत आज इस वेबिनार से की है आपके माध्यम से भानावत जी और उषा जी, तो ये बच्ची आगे जाएगी। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उसके बाद सोनिया राजादा जी,
जो यहाँ मेरठ में इंडियन फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट इनका है, इनके परिवार को मैं जानता हूँ और बहुत अच्छा काम ये लोग मेरठ में कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है कि जब हम लोग देखते हैं कि हमें बॉम्बे में ही केवल शूटिंग करनी है या वहीं जाके हमें एक्टिंग सीखनी है, अगर वो मौका हमें मेरठ में या हमारी एनसीआर में मिलता है तो वो बहुत अच्छा काम है। और जिस प्रकार से आपने भ्रष्टाचार के ऊपर अपना काव्य पाठ किया और हॉस्पिटल के माध्यम से नेताओं को ये बताया कि नेता भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं कि अगर उन्हें किसी हॉस्पिटल का भी उद्घाटन करना है तो वहां भी वो किस प्रकार से उसका फायदा उठा सकते हैं, उसके लिए मैं सुनील जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं कि बहुत सुंदर शब्दों में आपने वो एक मतलब चरितार्थ किया जो हमारा आज समाज हमारे बीच में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर्यावरण के ऊपर जो आपने सुंदर व्यक्ति की और जिसमें आपने प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि निसंदेह जो हमारी खेती, आज हम किसान देश से हैं, भारतवर्ष को किसान देश कहा जाता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि जो आज जो हमारी जो परिस्थितियां हैं भारतवर्ष के अंदर, हमने अपनी खेतियों को खत्म करके हमने बागों को काट के वहां पे माल बनाए हैं, पूरी पर्यावरण को तहस नहस कर दिया है। तो शायद कोरोना एक माध्यम है हमें वो बताने का कि हमें उस चीजों से आगे बढ़ना पड़ेगा और इन चीजों को जो प्रकृति की चीज है अगर हमने इनसे और ज्यादा खिलवाड़ की तो मनुष्य जो अपने आप में अहंकार करता है प्रकृति उसे भी तहस नहस कर सकती है। ये भी एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया सुनील राजा जी ने। मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ, अच्छी शब्दों में आपने सब बातें कही। उसके बाद हमारे रोटरी के पूर्व अध्यक्ष भाई योगेश अग्रवाल जी भी आपके बीच आए और वो केवल ऐसे कवि हैं कि अपनी भावनाओं को कभी कभी प्रदर्शित करते हैं, अपनी बात कहते हैं करते हैं। उन्होंने भी बहुत सुंदर शब्दों में जो कटाक्ष किए और वो एक जो दिल की बात होती है मोहब्बत के ऊपर कि किस प्रकार से लोग एक दूसरे की भावना से खेलते हैं और किस प्रकार से आदमी एक दूसरे की प्यार में मोहब्बत में किस प्रकार से आदमी इधर उधर की बातें करता है। तो सब चीजें योगेश जी ने बताई और अच्छा उन्होंने किया। और मैं जानता हूं कि वो बहुत अच्छा काव्य पाठ भी करते हैं और गाने भी बहुत अच्छे गाते हैं। तो मैं भानावत जी से उषा जी से कहूंगा कि कभी गाने का कोई यहाँ का प्रोग्राम हो, योगेश जी से एक दो गाने जरूर सुनेगा, बहुत अच्छे से वो बहुत अच्छा से गाने गाते हैं। तो मैं योगेश जी को भी कि वो बहुत अच्छा उनका प्रिंटिंग का व्यवसाय है और उसके बाद भी वो इस तरफ रुचि रखते हैं। योगेश जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। उसके बाद वैशाली कंचन जी जो IMT में जिन्होंने टीचिंग की और बहुत आज अभी BHL में है, उन्होंने भी बहुत सुंदर काव्य पाठ किया। कोरोना काल की अच्छाइयां भी बताई कि अगर कोरोना काल में हम लोग लिप्त हुए तो हमें किस प्रकार से कुछ रिश्तों का समझ आया, किस प्रकार से हमने घर में काम के, जैसे कामवाली का एक बार जिक्र आया उनकी कविता में, तो कामवाली तो कहीं आई नहीं। तो जो ये पुरुष प्रधान देश है, जो ये महिलाओं को सोचता था कि इन्हें खाना बनाना है, इन्हें हमारे बर्तन मांजने हैं, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कोरोना काल को भानावत जी कि इन्होंने अच्छे से अच्छे पुरुष से बर्तन मंजवाए हैं अब की बार और सबने अपने घरों में बर्तन मांजे हैं। तो कोरोना को नमन करना चाहता हूँ कि पुरुष को उन्होंने ये भी बताया कि मतलब आप अहंकार न करें और प्रकृति अगर चाहेगी तो आपसे वो महिला वाले काम भी करा सकती है। ये भी अभिव्यक्ति हमारी इन्होंने वैशाली कंचन जी ने की। और माँ के ऊपर जो सुंदर कविता उन्होंने की, क्योंकि माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा जहान सिमट सकता है। और जब हम माँ की बात करते हैं तो मतलब एक अंदर से एक आती है, बिल्कुल जिसके माँ नहीं है उन्हें पता है कि माँ की क्या वैल्यू होती है। बहुत सुंदर व्यक्ति की। और माँ और बेटी बिल्कुल एक साथ का एक सामंजस्य है। जब लास्ट में जैसे भानव जी ने कहा जब मैं कविता पाठ करूंगा या तू 2-3 कविता छोटी छोटी सुनाऊंगा तो मैं एक बेटियों के ऊपर भी कुछ लाइनें जरूर कहूंगा। ये प्रेरणा मुझे अभी बैठे बैठे वैशाली जी से मिली। वैशाली जी ने बहुत सुंदर यहाँ कविता की, मैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद अलीगढ़ विश्वविद्यालय से सैयद खुर्रम निसार साहब ने भी बहुत सुंदर अभिव्यक्ति की। वो खेल के फिजिकल एजुकेशन से हैं और जैसे कि भानावत जी कह रहे थे, लेकिन दिल तो सबके अंदर होता है, चाहे वो खेल खिलाड़ी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, लेकिन अपने दिल की बात को बाहर प्रदर्शित करना बहुत कम लोग कर पाते हैं। और उर्दू और हिंदी का जो मिश्रण बहुत सुंदर तरीके से खुर्रम साहब ने किया और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि हमारा जमीर किस प्रकार से भी सोया पड़ा है और उससे किस तरह से जगाने की जरूरत है, या किस प्रकार से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो जमीर हमारा एक्सेप्ट नहीं करता है। तो बहुत अच्छी बातें आपने कही
और आसपास का जो एक मूल्यांकन किया, चित्रांकन किया, मैं उसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद उषा साहनी जी जो इस वेबिनार की सेक्रेटरी हैं और जो इस आयोजन को करती हैं, बहुत अच्छे से आपने कुछ छोटे छोटे मुक्तक टाइप कविताएं पढ़ी और मुझे ताज्जुब होता है कि आप इंग्लिश की प्रोफेसर हैं और इतने सुंदर शब्द आप कहाँ से कलेक्ट करके लाती हैं हिंदी के। मैं तो ये सोचता था कि आप शायद कहीं से चोरी करती हैं, उसके बाद लिख देती हैं और हमें सुना देती हैं, लेकिन ना मुझे लगा कि आपकी साहित्य में रुचि है, और जिसकी साहित्य में रुचि होती है तो उसके लिए हिंदी इंग्लिश बराबर है, वो कहीं से भी, कहीं उर्दू के शब्द भी ले सकता है, जो चीजें हमारे दिल में प्रवेश करें, हमारे दिल को छू सकें, वो अच्छी कविता होती है और उसमें सफल नहीं है उषा जी। मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। साथ ही मैं प्रोफेसर के.जी. सुरेश साहब जो लास्ट में आए और जिन्होंने बहुत व्यस्त समय में से भी आकर हमें प्रेरणा दी, और जो ये नए बच्चे थे जिन्होंने कविता की एक ABCD शुरू की है, उन्होंने उन्हें आके आशीर्वाद दिया, ये भी अपने आप में एक उनकी महानता का परिचायक है। और मुझे उम्मीद है कि उनके इस जो समय उन्होंने आज हमें दिया, एक घंटा दिया, तो ये घंटा का समय हो सकता है कि बहुत से जो यहाँ युवा पीढ़ी है उनके जीवन को बहुत आगे ले जाने के लिए प्रेरित करे। तो मैं के.जी. सुरेश साहब को भी बहुत नमन करता हूँ कि वो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं अपनी बेटी को ही सुनने नहीं आया था। बिल्कुल निसंदेह ये आपने सिद्ध किया, क्योंकि अगर आपको बेटी को सुनना था तो नाव्या को सुन के आप चले गए होते, लेकिन आपने अंत तक आप रहे, तो आपने सिद्ध किया कि आप वास्तव में साहित्य प्रेमी हैं। और मैं आपके इस साहित्य प्रेम को नमन करता हूँ, बहुत बहुत नमन करता हूँ। सभी बहुत अच्छी आज काव्य गोष्ठी रही। कुछ अब जैसा कि भानावत जी ने कहा कि वैसे तो जो अध्यक्षता करता है उसके हिस्से में कुछ आता नहीं, 2-4 ही श्रोता बचते हैं, बाकी सब लोग लेफ्ट कर चुके होते हैं या जब कभी सम्मेलन होता है तो चले जाते हैं। लेकिन फिर भी मेरे लिए तो जो 3 या 4 लोग हैं, अभी मैं देख रहा हूँ कि उषा जी हैं और कई लोग हैं। अभी देखा आपने, एक हमारे मित्र हैं होटल आबुलन से, कर्नैल होटल के मालिक हैं, आबुलन व्यापार के अध्यक्ष, वो भी शायद जुड़े हैं। वो मेरे से पूछे कहाँ हो, मैंने कहा मैं आज एक जूम में हूँ। बोला आज मुझे लिंक भेजो, मैं देखता हूँ तुम कौन सी जूम मीटिंग में हो, कहाँ गूगल पे हो। तो वो भी शायद मेरे ख्याल से सुन रहे हैं। वीर जी मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। तो मैं 2-3 जैसे कि छोटी छोटी 2-2 लाइनों के, मैं भानावत जी में अगर आपका आदेश हो तो मैं 2-3 चीजें आपको बस सुनाना चाहता हूँ, मतलब बहुत दिल की चीजें मैं बताना चाहता हूँ। जैसे शायरी की बात आई तो शायरी को कई बार लोग ना वैसे सोचते हैं कि पता नहीं क्या कहा होगा, समझ नहीं पाते। तो मैं 2 लाइनें उसमें कहना चाहता हूँ। जो एक शायर होता है या कवि होता है, छुपी होती है लफ्जों में गहरी राज की बातें, छुपी होती हैं लफ्जों में गहरी राज की बातें, लोग शायरी या मजाक समझकर बस मुस्कुरा देते हैं। जब हम कोई बात कहते हैं तो हम मुस्कुरा देते हैं, लेकिन जो वो कह रहा है उसमें कितनी गहरी है वो चीज हम समझ नहीं पाते हैं। कई बार हम शब्दों को आगे पीछे करने से भी बहुत सारी चीजें कविता में उसका मतलब बदल देती हैं, मीनिंग बदल देती हैं। तो मैं 2 लाइनें कह के शायद आप समझेंगे उसमें जो मैं कहना चाहता हूं कि शब्दों के जाल में यूं बदलाव करके देख, शब्दों के जाल में यूं बदलाव करके देख, तू देख कर ना मुस्कुरा बस मुस्कुरा कर देख, तू देख कर ना मुस्कुरा बस मुस्कुरा कर देख। हम किसी को देख के मुस्कुराने में और किसी को मुस्कुरा कर देखने में बड़ा अंतर है। तो मैंने वही एक बात कहने की, अच्छा इसमें कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम कई बार अपनी मन की बात कहीं नहीं कह पाते हैं। मैं मेरठ कॉलेज में, भानावत साहब, मैं मेरठ कॉलेज का नाम आपने सुना होगा, और मेरठ कॉलेज में मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं मेरठ कॉलेज में चीफ प्रीफेक्ट रहा जब मैं पढ़ा। मैं 2 बार आया, मुझे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन 2 बार आ भी चुका हूँ सब कॉलेज में। थैंक यू सर। तो मैं वहाँ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन में प्रिंसिपल थे डॉक्टर वी.बी. चौहान सर देखा करता था। तो मैंने मतलब ये कोशिश की कि हम जिस भी क्षेत्र में रहे वहाँ ऊपर अपना नाम कमाएं। तो मैं 2 लाइनें कह रहा हूँ कि आप देखेगा कि जब अपनी अभिव्यक्ति आदमी करना चाहता है तो किस प्रकार से कह सकता है। सर मैं भी जुड़ा हुआ हूँ आपको सुनने के लिए। अच्छा थैंक यू योगेश जी, थैंक यू, वेलकम। कि मिल रहे हो ना ही दूर हो रहे हो तुम। आप मेरे मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ सुनिएगा कि हम अगर किसी से दोस्त है चाहे किसी से मोहब्बत करते हैं, कुछ भी करते हैं, कि मिल रहे हो ना ही दूर हो रहे हो तुम, दिन पर दिन बड़े दिलचस्प हो रहे हो तुम, दिन पर दिन बड़े दिलचस्प हो रहे हो तुम। यानी ना तो नजदीक आ रहे हो ना दूर आ रहे हो, एक भ्रम की स्थिति है। तो उसमें लिखा था कि मिल रहे हो ना ही दूर हो रहे हो तुम, दिन पर दिन बड़े दिलचस्प हो रहे हो तुम। जब कई बार आदमी अपनी बातें करता है और अपनी
सर कुछ नेटवर्क इशू आ गया है शायद। मुझे लगता है नेटवर्क चला गया है वो। क्या सर मैं भी सुना दूं अपनी कविता? प्रणाम सर। प्रणाम सर, संजीव सर प्रणाम। अजी अभी हमारे वो वक्ता बोल रहे हैं, अभी 1 मिनट रुकिए आप। मुझे लगता है वो नेटवर्क चला गया है। डॉक्टर उषा मुझे सुन रही हैं? मुझे लग रहा है नेटवर्क की प्रॉब्लम है, केवल 4 लोग रह गए हैं। सोनिया जी हैं, मैं हूं और एक कोई सजद आजम बस। और ये शायद नेहा, नेहा बोल रहे हो ना? मैं बोल रही हूँ सर, नेहा जी। हाँ, मुझे लगता है कभी अलग बुलाएंगे आपको, अब तो सभी लोग लेफ्ट हो गए हैं। अच्छा अच्छा, केवल ठीक है 4 जने ही हैं। कहाँ, वर्धा में हो? कहाँ हो आजकल? सर। अभी तो दिल्ली में हूँ सर, गेस्ट फैकल्टी में पढ़ा रही थी ना, दिल्ली विश्वविद्यालय में ही हूँ सर। अभी भी हूँ मैं गेस्ट फैकल्टी पे दिल्ली में। ये नेटवर्क तो शायद मेरा चला गया है क्या? हाँ सर, सर आपके यहाँ से प्रॉब्लम है या जहाँ से भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगा यू लॉस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन, ट्राइंग टू रिकनेक्ट। जी जी। दोबारा जुड़ता हूँ मैं। हाँ सर, कुछ ही लोग बचे हैं सर अभी। हैं? 4 ही लोग बचे हैं सर। हाँ, मेरे को तो 4 ही लोग दिख रहे हैं इसमें। हाँ हाँ कोई